जय हिंद दोस्तों। और आज है 25 जनवरी और हम लोग जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। 25 जनवरी है आज। सबसे पहला मुद्दा पे आते हैं हम लोग। देखिए, अभी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया और जो अयोध्या में जो राम मंदिर प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर का उद्घाटन हुआ, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, उस पर क्या हुआ, एक प्रस्ताव पारित किया गया और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी प्रशंसा की गई है कि जो भावना है, पूरे भारतीय को जो भावना है उनको जो है स्थापित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्लियर है, ये पहला हो गया। फिर देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद के जो रिपोर्ट को लेकर अब यहाँ पर बातचीत चल रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो वाराणसी में है। यहाँ पर भी वही मसला है कि यहाँ पे जो है हिंदू मंदिर था, वहाँ पे तोड़ के जो है वहाँ पे जो है मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे है उसकी रिपोर्ट आने को कहा गया है। आगे देखते हैं सुप्रीम क्या फैसला आता है इसमें। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, ये वाला जो है सक्करबाग चिड़ियाघर जो है ना, न्यूज में आ गया। ये है गुजरात में, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ये गुजरात में सक्करबाग जो है चिड़ियाघर है। क्यों है? क्योंकि गुजरात में एक शेरनी का जो है ना मौत हो गया। शेरनी को जो है ना रेल से जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो है न्यूज में आ गया है, सक्करबाग चिड़ियाघर गुजरात में। क्लियर है। फिर हम लोग इसके बाद आगे जाएंगे और देखेंगे महत्वपूर्ण खबरों को। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये रहा आपका। हाँ, देखिए, दिल्ली पुलिस की जो महिला दास्ता है, जो महिला रेजिमेंट है ना, वो पैरेड में जो 26 जनवरी को पैरेड होने वाला है, उनमें वो शामिल होगी। ठीक है, तो ये काफी बहुत बड़ा न्यूज है और ये जो है पहली बार इसमें शामिल होंगे। और इसकी जो लीड करेंगे ना, वो लीड करने वाली कौन है वहां पे? जो आईपीएस अधिकारी है श्वेता सुगाथन, ये लीड करेंगे उनको। इसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे। देखिए, भारत से जो पूरा वैश्विक पटल है, अब भारत को किस नजर से देख रहा है कि जो मौजूदा जो स्थिति है ना, सिनारियो है ना पूरा ग्लोबल लेवल पे, तो वहां पर जो चुनौतियां उभर के आ रही है, तो भारत को लोग इस नजर से देख रहे हैं कि जो चुनौतियां हैं उसके हल के समाधान के लिए भारत की तरफ लोग देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसिस, याद रखिएगा VVI हो जाएगा ये, और इन्होंने कहा इस तरह की बातें। और भारत जिस तरह का जो समाधान करता है, किसी भी चुनौतियों के समाधान करता है, और समाधान के लिए इक्विपमेंट होता है भारत के सामने, वो होता है शांति और संवाद। भारत शांति और संवाद पे और अपने कूटनीतिक पे पुरजोर भरोसा करता है और उस पर अपने कायम रहता है। और वैश्विक समुदाय से भी अपील करता है कि आप जो है संवाद के माध्यम से, शांति के माध्यम से और कूटनीतिक के माध्यम से अपने जो है सॉल्यूशन निकालें। वैश्विक पटल पर जो भी चुनौतियां हैं उसमें हम लोग मिलकर सामना करेंगे। क्लियर है। और हम लोग बात करेंगे जो G20 का सम्मेलन हुआ था भारत में 2023 का, उसमें जो भू राजनीतिक जो विभाजन है उसके समाधान के लिए भी लोग भारत की तरफ रुख किए हैं। भारत का जो सॉल्यूशन है, भारत का जो समाधान है, उस पर गौर किया है। फिर इस आर्टिकल में लोग पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे 3 बुद्धि का बात हो रहा है। एक हो गया मानवीय बुद्धि, एक हो गया कृत्रिम बुद्धि जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, और एक हो गया ईश्वरीय बुद्धि, जो भगवान के द्वारा, जो ईश्वर के जो है ने जो है हमें ब्रह्मांड बना के जो दिया है। इसमें बात किया गया है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना खराब चीज है, मतलब इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? सपोज कीजिए कि आप ना कोई जगह का गूगल में सर्च किया, मान लीजिए आपने क्या रांची, तो रांची का सर्च किया, तो आपको क्या होगा, न्यूज क्या क्या आने लगेगा, आपको ऐड आने लगेगा कि रांची में रहने का जो आपका ये होटल वगैरह का ऐड आने लगेगा आपके मोबाइल में। ठीक है, आपको नेविगेशन का सुविधा दे देगा, आपको फ्लाइट से, ट्रेन से, बस से, बाइक से, सभी जो है आपका ऐड आने लगेगा। ये क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। क्या कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? पहले से डाटा को इनपुट कर दे रहा है। अगर आप किसी, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सॉन्ग सुना यूट्यूब से, किसी अच्छे सॉन्ग को सुना आपने, तो उसी जो सॉन्ग है, उसी नेचर का सॉन्ग को आपको जो है ना परोसने लगेगा यूट्यूब। ये सब क्या है, कैसे हो रहा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हो रहा। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, उसका इतना मतलब नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जैसे कि जो मनुष्य जो विश्लेषण करता है, जो विश्लेषणात्मक जो शक्ति होती है वो नष्ट हो जाएगा। आलोचना करने की जो शक्ति होता है, जो सोच विचार करने की जो शक्ति होता है, सोच समझ की जो शक्ति होता है मानवों में, वो भी खत्म हो जाएगी। रचनात्मक जो समस्याएं का जो समाधान करने का जो तरीका आता है, मानव जो है रचनात्मक जो अपनी कोशिशें करता है और अपने मानसिक क्रियाओं को एक्टिव करता है, वो भी खत्म हो जाएगी। इसके फायदे क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? तो इसका फायदा बस यही है कि वो मनुष्य के कामों को आसान कर लेगा, लेकिन जो मनुष्य का जो बौद्धिक है, जो बुद्धि है ना, इसको पूरा मशीन बना के रख देगा। ठीक है, आप क्रिएटिविटी सोच ही नहीं सकते हो, आप आलोचनात्मक सोच ही नहीं सकते हो, इसके नेगेटिव इंपैक्ट सोच ही नहीं पाओगे। इसलिए अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पे अगर टाइम देते हैं तो सोच समझ के नहीं दे, क्योंकि फिर आपकी सोचने समझने की शक्ति जो ना खत्म कर देगा। और सबसे बड़ा लॉस क्या है? मेमोरी लॉस।
आप देखोगे कि जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, ठीक है, अननेसेसरी वीडियो को जो स्क्रॉल करके देखते रहते उनका जो मेमोरी जो है ना वो खत्म होते जाता है, लॉस होते जाता है, आपको कुछ याद नहीं रहेगा फिर। बिल्कुल बचना है इससे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। देखिए गठबंधन, अभी जो इंडिया जो गठबंधन बनाया है, विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाया है ताकि हम इलेक्शन लड़ सकें आने वाले आम चुनाव के लिए और यहाँ पे जो है बीजेपी को हरा सके। लेकिन इनमें सबसे बड़ा चुनौती क्या हो गया, सीट आवंटन को लेकर सब पार्टी चाह रही है कि मेरा दबदबा रहे, सब पार्टी का यही हो रहे हैं कि मेरा पार्टी में दबदबा रहे, मुझे मुख्य पद मिले, सारे जो सीट जो जहां से लड़ने उसमें हमको प्राथमिकता मिले। भैया तो आपको कहां से पॉसिबल होगा, रिसोर्स यहाँ लिमिटेड है। तो गठबंधन में जो सबसे बड़ा जो है ना यहाँ सिद्धांत ही नहीं है कि किस मुद्दे को लेकर आप लड़ाई करोगे, किस मुद्दे के साथ जो है आप जनता के समक्ष जाओगे कि हाँ हम इस मुद्दे पर काम करेंगे। सिर्फ आप अपने खाली राजनीतिक हित को पूरा करने के आप लोग गठबंधन कर रहे हैं, सिर्फ सत्ता में आना चाहते हैं, ये सही नहीं होगा। आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा यहाँ पे। फिर हम लोग आगे जब मूव करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखिए विद्यार्थियों को लेकर जो केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन आया काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे जो कम उम्र में जो एडमिशन ले लेते हैं और फिर उन पर जो है सामाजिक समझ विकसित नहीं होता है, इंटेलेक्चुअल नहीं हो पाता है और वो लोग सुसाइड जो कमिट कर लेते हैं और उनकी सुसाइड जो पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। यहाँ पे गाइडलाइन जारी किया गया है कि जो भी भ्रामक जो एडवर्टाइजमेंट लगाएगा जो भी कोचिंग वाला, अगर उसके पास प्रूफ नहीं मिला इस तरह का, ठीक है, तो आप पे कार्रवाई पूरा होगा। दूसरा क्या है कि आप 16 साल से कम बच्चों को आप एडमिशन लोगे नहीं, और जो भी टीचर वगैरह रखोगे उसमें जो न्यूनतम योग्यता है उसको परिपूर्ण करना होगा। न्यूनतम जो योग्यता है जैसे ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपको बीएड करना होना चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए आपके पास, तभी आप पढ़ा सकते हो। ऐसा देखिए ऐसा क्या होता है कि मान लीजिए कम समझ वाला को टीचर हम बना लिए, मानते हैं उसको उस विषय के बारे में जो है नॉलेज है, लेकिन उसको अगर हम बना लिए कम उम्र वाला को तो सामाजिक परिदृश्य को देख नहीं पाता। वो लोग क्या पढ़ाने के समझ में कुछ भी जो है ऐसे शब्द का प्रयोग कर लेगा जिससे जो है बच्चे जो है मानसिक जो है उत्सुक हो जाएंगे और कुछ ऐसा काम ना कर लें। बात समझ रहे ना। मान लीजिए सपोज कीजिए कोई टीचर है जिसको अच्छी नॉलेज है, लेकिन उसको क्या बोलना है कैसे बोलना है वो चीज़ नॉलेज नहीं है उसको, और उसको हम टीचर रख लेंगे तो वो बच्चे को क्या करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा, बच्चे को मानसिक उत्पीड़न देगा कि नहीं आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, ठीक है, आपको पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह का नेगेटिव जो शब्द बोल सकते हैं ऐसे टीचर लोग। तो इसी पे ध्यान रखा गया है कि जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो कंपलसरी है। क्लियर है, ठीक है। तो ये गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग बात करेंगे जाति जनगणना को लेकर। देखिए अभी कर्पूरी ठाकुर जो है ना, ये आपके बिहार के जो है बहुत महान शख्स हैं वो, उन्होंने वंचित वर्गों के लिए और जो समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए, उनको सशक्त करने के लिए काफी अपना योगदान दिया है और इनको भारत रत्न इस बार दिया जाएगा, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। आपने पता ही है कि इसका जो रिपोर्ट आया है उसको जो है जो पक्षकार है, जो स्टेक होल्डर है, उनको दिया जाए, लेकिन सार्वजनिक रिपोर्ट को नहीं किया जाए। और आगे देखते हैं कि इसकी रिपोर्ट में क्या आगे बढ़ेगा। यह न्यूज़ आपको डेली देखने को मिलेगा, ज्ञानवापी मस्जिद, जब तक कि फासला और वहां पर मंदिर ना बन जाए। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो ये देखिए मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, ये रहा। देखिए हलवा समारोह क्या होता है, जब भी बजट बनाना होता है ना, बजट बनाने से पहले जो है ना हलवा समारोह जो है सेरेमनी किया जाता है। देखिए ये सब क्या है, वित्त मंत्रालय के कर्मचारी और अधिकारी है, इनको जो है ना दुनिया से अलग थलग रखा जाता है कि आप बजट बनाने पर फोकस कीजिए, बाकी सब हम देख लेंगे। आप बजट बनाइए, बाकी हम सब देख लेंगे। एक ऐड आता था ना कि ये सब काम हम कर लेते हैं, आप जाकर टीम बनाइए। तो ये सब सट्टेबाजी वाला गेम था, उसको प्रमोट नहीं करते हम। हमारा क्या है, हलवा सेरेमनी क्या होता है कि आप बजट बनाइए अच्छे से, ठीक है, और उसके बाद जो है हम सारा काम देख लेंगे। ये हो गया हलवा सेरेमनी। दूसरा क्या हो गया कि बजट, संविधान का जो आर्टिकल 112 है ना, उसमें आपको बजट शब्द नहीं मिलेगा, बल्कि मिलेगा वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट को ही जो है वार्षिक वित्तीय विवरण जो है शब्द वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। हलवा सेरेमनी आपको पता ही है, बजट बनाने से पहले एक जो पारंपरिक जो रीति रिवाज है उसको फॉलो किया जाता है, ताकि यहाँ पे उनको गोपनीयता पे रखा जाता है। उनको किसी से मिलने, फोन पे बातचीत करने नहीं दिया जाता है जब तक कि बजट ना बना रहे। क्लियर है। इसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे अपने आर्टिकल पे। तो यहाँ पर डेजर्ट नाइट जो है युद्धाभास आपको फ्रांस, भारत और संयुक्त अरब अमीरात तीनों देशों के बीच में देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जा रहा है क्योंकि लाल सागर जो है वहाँ पे हुती विद्रोहियों के द्वारा जो है जो कॉमर्शियल जो वहाँ पर जहाज वहाँ से पास कर रहे हैं या जा रहे हैं उन पर हमला कर दे रहा है। तो इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। डेजर्ट नाइट इंपॉर्टेंट है, VVI है, वनडे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग देखिएगा इसको। फिर उसके बाद आगे मूव करेंगे हम लोग। तो काफी न्यूज को मुझे छोड़ना पड़ा। देखिए यहाँ पे BD सावरकर जी का नाम याद रखिएगा, ये फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने 1904 में अभिनव भारत, 1904 में जो है ना 1904 में अभिनव भारत का जो है संस्था बनाए थे। और ये BD सावरकर जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाए थे, याद रखिएगा।
तो इनका नाम न्यूज़ में आ गया तो यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो बी डी सावरकर जब आप पढ़िएगा इंडियन हिस्ट्री में तो बी डी सावरकर को ध्यान में रखिए के भी पढ़िएगा, क्योंकि न्यूज़ में आ गया, क्वेश्चन बने जाएंगे वहाँ से। फिर अगला जब हम लोग बात करेंगे, अगले मुद्दे पर आते हैं, तो हमें जो इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है ये वाला देखिए, राम मंदिर को लेकर जब जो वेस्टर्न जो मीडिया है, जो विदेशों का जो मीडिया है, जैसे कि CNN, अल जजीरा, ये सब जो ना भारत के खिलाफ लिखता है। अल जजीरा हो गया, ABC हो गया, BCC हो गया, BBC हो गया, CNN हो गया, ठीक है, ये तमाम जो मीडिया है ना वो भारत का जो पक्षपातपूर्ण लिखता है। उनके जो अच्छे कदमों को ये लोग सही नहीं दिखाएगा, इसमें कुछ ना कुछ राजनीति डाल देगा कि नहीं ये गलत है ये वो करके। तो उसी पर विश्व हिंदू परिषद ने रिपोर्ट मांगा है, मतलब उन पर जो है आपत्ति जताई है, आलोचना किया है कि आप जो है पक्षपातपूर्ण न्यूज़ ना दिखाएं। आप जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जाकर देख लें, उनके तथ्यों को जाकर देख लें, तब जाके आप सही न्यूज़ को वहाँ पे छापें। आप गलत सूचनाओं को अगर पहुँचाओगे तो इससे विश्व हिंदू जो परिषद है, जो हिंदू समुदाय है, उसको नुकसान पहुँचेगा। तो ये जो सही नहीं है। तो ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा में आप देख सकते हैं कि जो डेनिस फ्रांसिस हैं, जो अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसिस, ये इन्होंने कहा कि भारत जो है सुरक्षा परिषद का जो सुधार का जो आलोचना किया है, भारत जो सुरक्षा परिषद में जो है भागीदारी का जो यहाँ पे क्या किया है, सुधार का प्रयास किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इन्होंने सराहा है कि भारत जो सुधार का मांग कर रहा है वो बिल्कुल सही है, उचित है, भारत को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो ये आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे तो कुछ खास नजर नहीं आया। अगर आपको आता तो हमें आप बता सकते हैं। आई होप आप लोग कंटेंट को समझ रहे होंगे। अगर कुछ दिक्कत होता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।